जो ये प्रोजेक्ट है कैनाल्स का, वो आपको पता ही होगा। एक उसकी बेसिक क्या है, और किंजल लेक का जो मेन सप्लाई है वो इंडस वाटर। चाहिए था 40% या छोड़ा था? पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। जब आप एक सिक्योरिटी स्टेट होते हैं तो आप एक नॉर्मल स्टेट की तरह फंक्शन नहीं करते। तो आपको नहीं लगता कि हमारे कुछ जोग्राफिकल जो मामलात हैं वो ऐसे हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हमें सिर्फ मुहिब बदल पाकिस्तानी इदारों में चाहिए? ऑलरेडी सिंध का जो 40% शेयर था इंडस वाटर का, वो 30-40% कम हो चुका है उसका फ्लो, ड्यू टू डिफरेंट बैराजेस, और ऑलरेडी जो पानी की कमी हो रही है। हमारा जो सिस्टम है वो एक आम पाकिस्तानी को रुला के रख देने के लिए काफ़ी यार पबजी के अलावा यू सीइंग ऑल दोस लीक क्या वीडियोस कुछ एंड हो रहा है। एवरीथिंग, हाँ, वो क्या टेक्नोलॉजी का मिसयूज है ना? मिसयूज। दिस इज दी अनदर एपिसोड ऑफ द अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। आज का मौजू कुछ मुख्तलिफ है। एज अ पाकिस्तानी मैं हमेशा कुछ सवालात मेरे जहन में रहे, शायद मेरे बचपन से ही। वो सवालात बढ़ते बढ़ते अब एक कटखलिश तक पहुंच चुके हैं, और उसी लिए मैंने सोचा कि क्यों इन सवालात को एक पॉडकास्ट के सूरत में जमा करके आपके सामने पेश किया जाए। बहैसियत कौम हम तकसीम दर तकसीम पर शिकार है। कभी सूबाइयत के मौजू पर, कभी लसानियत पर, कभी मजहबी वजूहात की वजह से, और बहुत ही ताज़ा तरीन आपने देखा कि नहरों के मसले में सिंध और पंजाब, दो बड़े सूबे एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 14 नुकात पेश किए तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो आइन है वो वफाकी तर्ज का हो। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो उन्हीं का बना है वो मुल्क आज सूबाइयत के फसाद में गिर चुका। ये फसाद का लफ्ज़ मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया क्योंकि इसी की वजह से हमारी हर कौमी तरक्की की राह रुकी गई। हम तकसीम दर तकसीम का तो शिकार हैं, और साथ ही साथ हमारा कानून भी उस तकसीम को बहुत से ऐसे मंसूबे लाए गए जो कि कौमी तरक्की के थे, मगर सूबाइयत की वजह से न रोके गया। नहरों का मसला ज़बान दरियाम है। पाकिस्तान ना सिर्फ इन मसलों का शिकार रहा, जबकि जो असली मसाइल वो कभी भी सामने नहीं लाया था। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि इसका कानून इसके अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता। ये कानून अवाम के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे ख़ास तबके के लिए है जिसने इसको बनाया है। इन सारे मुद्दों को बात करने के लिए हमारे पास आज एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही मोतबर शख्सियत मौजूद हैं, जो कि मेरे मेंटर भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, मिस्टर एडवोकेट वहीद सैमसन साहब। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि सर आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। और इनका तारफ़ मैं आपको करा दूँ। माशाल्लाह से ये राइट नाउ इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एट द हाई कोर्ट। ही हैज़ बीन अ सिविल जज। ही इज़ ऑल्सो बीइंग द ट्रेजरर ऑफ कराची बार एसोसिएशन, और ही इज़ अ सीनियर पार्टनर द माउंट्स एंड को। और ये सबसे बड़ी और अहम बात, एक बहुत अच्छे इंसान भी है। और मेरे साथ आप जानती हैं को मेरे दोस्त कुमैल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो सर अगेन आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले जो अहम मुद्दा इस वक्त, चूँकि आप उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, और ना सिर्फ आप बल्कि आपके कोलीग्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और वो मुद्दा है नहरों का। तो सर आप भी जैसे एक इंसान जो वो नहरों पर जाकर जैसे अहम मसले पर एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करता है जो कि पाकिस्तान की बुनियादी शायद एक सिक्योरिटी के मामले पानी का देख रहे हैं, भारत हमारा पानी बंद कर रहा है, और शायद इतनी तकलीफ़ें हमें ना होती है काला बाग डैम या कुछ इस तरह के अपर डैम होते, शायद हमारा थोड़ा स्टोरेज और होता। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ही जैसा एक्सपोजर वाला इंसान क्यों पानी के मसले पे एक सूबाई नैरेटिव अपना रहे वजह से कि वो एक फेडरल नैरेटिव होता है? आप देखें, इसमें हर इशू को थोड़ा सा देखने के बाद उसकी हिस्ट्री पे जाना बहुत ज़रूरी है। चलो, इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान ने साइन की थी विद इंडिया, वो 1961 में साइन की थी विद रिगार्ड टू द फ्लो इंडस वाटर। वो जो इतिहास से कश्मीर से चाइना से होता हुआ पाकिस्तान रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो इंडस वाटर का फ्लो है दैट इज़ गोइंग थ्रू ऑल द प्रोविंसेस, सारे प्रोविंसेस से होता हुआ आ रहा है, और हर कोई अपना शेयर उसमें से ले रहा। अब ये भी बात ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि इस रिवर के अलावा सतलज और रावी जो थे
वो इंडिया ने उनका फ्लो बंद कर दिया, उसमें डैम्स लगा दिए, आपको पता ही हो। तो अब द ओनली लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान इज़ द इंडस रिवर। और जब चाहे वो इंडिया उसका वो गेट स्ट्रीट खोल देता है, रिसेंटली हमने देखा वो, और वो फ्लड हो जाता है। हाँ, दैट वो उस रिवर में पता ज़रूर कोई ना कोई स्टोरेज स्टैंड्स बनने चाहिए। इंडस रिवर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सिंध मेजरली एग्रीकल्चर प्रोविंस है। 1991 में एक डिस्प्यूट हुआ था विथ रिगार्ड टू द फ्लो ऑफ इंडस रिवर एंड प्रोपोर्शनेट ऑफ द शेयर जो सारे प्रोविंसेस उस इंडस रिवर से लेंगी। वजह यह है कि उसकी बेसिक वजह यह है कि यूएस में भी और हर जगह वेस्टर्न सोसाइटीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जो लोअर रिपेरियन एरियाज़ होते हैं, लोअर रिपेरियन एरियाज़ मीनिंग देयर बाय सिंध और केटी के अपर रिपेरियन। लोअर रिपेरियन एरियाज़ जो होते हैं उनके अपने राइट्स होते हैं विद रिगार्ड टू रिवर्स के। वजह यह है कि जब फ्लो ऑफ वाटर अपर रिपेरियन से शुरू होता है तो हर कोई अपना शेयर उसमें से निकाल रहा होता है। तो जब तक वो लोअर रिपेरियंस तक पहुंचता है वो वाटर, वो ऑलरेडी उसकी तादाद और उसके मिनरल्स उसके सब कुछ कम हो जाता है। 1991 में आपको बताऊं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का अकॉर्ड साइन हुआ था बिटवीन ऑल द प्रोविंसेस, जिसमें सारे सूबाई चीफ मिनिस्टर्स बैठे थे और एक जामे एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि इतना परसेंटेज ऑफ वाटर सिंध के लिए छोड़ा जाएगा, इतना पंजाब यूज़ करेगा, इतना बलूचिस्तान, इतना केपी के रिसोर्स। मैं उसकी परसेंटेजेस में नहीं जाऊंगा, अलबत्ता 40% जहाँ तक मुझे याद है उस सिंध के लिए छोड़ा जाना चाहिए था। दैट इज 30 years बिफोर। सर एक सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, छोड़ना चाहिए था 40% या छोड़ा था? हाँ, थोड़ा छोड़ा था 40% उस एग्रीमेंट के मुताबिक छोड़ना था। नाउ आज की जो सिचुएशन है, ऑलरेडी उस 40% का 30% कम सिंध को मिल रहा है। ओके नाउ अब जो ये प्रोजेक्ट है कैनाल्स का, वो आपको पता ही होगा एक उसकी बेसिक क्या है, उसकी बेसिस क्या है। ये एक कॉर्पोरेट फार्मिंग इनिशिएटिव जो कि एस्टेब्लिशमेंट बैकिंग एक इनिशिएटिव है जिसकी मेजरली स्टेक होल्डर्स एस्टेब्लिशमेंट है। वो ये चाहते हैं कि चोलिस्तान डेजर्ट जो है जो पंजाब में है उसको आबाद किया जाए और उसकी तरफ इंडस रिवर से 6 कैनाल्स निकाल कर जो कि साउथ पंजाब में होंगे वो चोलिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया जाए। नाउ इन अ सिचुएशन कि सिंध इंक्लूड्स शहरी इलाके टू। मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई इस पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अफसोस के साथ ही देखा कि इस इशू में हमारे जो कराची और जो अर्बन एरियाज के जो रेजिडेंट्स हैं वो इतने इन्वॉल्व नहीं हुए। अलबत्ता मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कराची का जो वाटर सप्लाई है वो किंजल लेक से आता है और किंजल लेक का जो मेन सप्लाई है वो इंडस वाटर। अब मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ कि चोलिस्तान रिवर डेजर्ट में 6 कैनाल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ऑलरेडी सिंध का जो 40% शेयर था इंडस वाटर का वो 30-40% कम हो चुका है उसका फ्लो, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट बैराजेस और ऑलरेडी जो पानी की कमी हो रही है। अब इस कैनाल्स के बाद 1.3 इसको एस्टिमेट किया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ 1.3 मिलियन एकर्स ऑफ द सिंध की एग्रीकल्चर लैंड would affect by the after the canal formation। तो इस पे एक ये थ्रू एक्सपर्ट्स भी इसका एनालिसिस किया गया है और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता रहूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इंडिया में भी किया गया था कि एक डेजर्ट को कैनाल्स के जरिए वाटर सप्लाई करके आबाद करने की कोशिश की गई, विच वॉट फेल्ड। इट फेल्ड। तो regardless that information ये सारी एक टेस्ट And by the way, this is a very expensive project. It is costing around $3.3 billion to the Pakistani government. for building those 6 canals. Yes. एग्जैक्टली हाँ, हमें तो खैर इसका बेसिस पता है कि क्यों इसको फॉर्म किया जा रहा है। अलबत्ता इसमें हो सकता है कि इसमें जो ग्रीन इनिशिएटिव की जो नीयत है वो कम हो रादर देन गेटिंग द फंड्स टू टेंडर्स। वो जो टेंडर्स के मसले आपको पता ही है, एक बड़े टेंडर्स होल्डर्स हैं हमारे पास, एक छोटे मोटे टेंडर होल्डर है, बड़े टेंडर होल्डर्स हमें पता है कौन है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हाँ, मैं आपको ये क्लियरली बताता चलूं कि हमारे पास अगर पानी की नहरें बह रही होती, पानी बेतहाशा होता, तो हजारों कैनाल्स बनाए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है,
और सबको आप डेजर्ट्स को क्या हर चीज़ हर जगह थर डेजर्ट को चोलिस्तान डेजर्ट्स को इवन एक्सपोर्ट करे पानी, हमें कोई इशू नहीं है। बट ऐसा प्रोविंस जो ऑलरेडी पानी की स्कैर्सिटी में चल रहा है, डिप्राइव्ड है। उसमें डिप्राइव्ड है, और आप उसमें से अपर रिपेरियन प्रोविंसेस जो हैं अगर उसमें कैनाल्स निकालेंगे तो ऑब्वियसली उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिस इज़ अ लाइफ लाइन, इसीलिए लोग रोड्स पे हैं। अर्बन एरियाज का थोड़ा सा एक रिएक्शनरी टाइम बड़ा डिलेड होता है। वजह ये कि जब तक नलकों में सर पे नहीं पानी बंद पड़ते। नहीं जी होगा, जी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, द मोमेंट नलकों में पानी बंद हो गया तो आप शायद ये इंटीरियर सिंध में जो अभी अभी चल रहे हैं धरने, उससे ज्यादा आप रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है अर्बन लोगों का रिएक्शन कैसा आता है। सर कराची पिछले 20 साल से इस प्रॉब्लम में ऑलरेडी है। सही है, हम जहाँ हम में बैठे से यहाँ exactly पानी नहीं पानी आता। नहीं आता। सही है, यहाँ पे ये डीएचए आबाद भी अर्ली 80s से है। सही है, डिसेंटली आबाद है। शायद उस वक्त से पानी का इशू है या उसके बाद से इशू है, जब से ये पर आई सीन पीपल जो डीएचए में रहते हैं, सही है, वो पानी खुद डलवाते हैं अपने पैसों का, पीने का पानी। सही है, एक नॉर्मल जनरल यूज़ का पानी उनका खरीद के आता है। तो हमारा या कराची में मेजॉरिटी रहने वाले लोगों का मसला ये है कि उनको तो ये तकलीफ 20 साल से है। सही है, जो आप लोग इंटीरियर के लोग या मतलब इस बेल्ट के दो की एक डिफरेंट एक रीजनेबल कॉज है। सही है, बट इन लोग कराची लेकिन लोग सर हैं, मेरा वहाँ पे मेरा उन्हें आपसे मेन मुद्दा ये है कि पानी का मसला कराची के लिए तो हमेशा से रहा है। हमेशा से आपका मेन मुद्दा, और लेकिन इनके पास है कि आज टैंकरों से तो आ ही जाता है ना, इंडियन टैंकरों से भी नहीं आएगा। लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े सूबे की, जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, का पानी बंद कर देना पंजाब के लिए या वफाक के लिए ये बहुत एक मुश्किल सूरत हाल होगी? उसका कोई उनके पास कोई प्लान बी भी तो होगा कि हो सकता है कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स सोचो, हो उनके पास। मुश्किल फैसला जरूर डेफिनेटली होगा। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट के जो आउटकम्स होते हैं, जो जो उसमें प्रॉमिस किया गया है कि पता नहीं कितने लैंड को जो है वो क्या कहते हैं सरसब्दो शदाब बना दिया जाएगा, और कितने ज़्यादा उसकी एग्रीकल्चर में हमें कितनी ज़्यादा आउटकम होगी। यार रिगार्डलेस एक और चीज क्या हम सर, बिला मेरा वजह सवाल में ये है, खौफजदा नहीं हो जाते, जैसे कालाबाग डैम को लेके हो हाँ, गए? एक छोटा सवाल ये कि डेफिनेटली इस प्लान को उन्होंने फिजिबिलिटी में बनाई हुई चीज़ें, लोग थिंक टैंक्स बैठे होंगे, सोचा होगा, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो करंटली लैंड जिसके ऊपर जो जो एग्रीकल्चरल ऑलरेडी लैंड है, बिल्कुल सही है, जो अभी सही है, जिसके ऊपर हम वो क्यों खराब करेंगे? कल्टिवेटेड लैंड है, उसको व्हाई नॉट दे ट्राई टू कन्वर्ट दैट लैंड इनटू कॉर्पोरेट फार्मिंग। और जो किसान है उनको रादर देन बिल्डिंग देयर ओन एम्पायर, वो किसानों को बिल्ड करते। और सही, इजी, कम पैसे टू होते हैं। एक्चुअली कट इट शॉर्ट, इसको मुझे जो एक अहम मसला लगा है वो ये है कि आपने कहा कि अराउंड 1.3 कितना आपने एकड़ बंदा, Million 3 acre. मिलियन एकड़ Acres लैंड of जो है land. उससे इफेक्ट होगा सिंध का। तो इट्स अ It's a नंबर huge number. व्हिच वी गॉट थ्रू अ थ्योरी कि इतना हो जाएगा। बट क्या आपको लगता है कि स्टेट इस वक्त इस सिचुएशन में है कि वो इतनी बड़े लैंड को और इतनी बड़ी आबादी को के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दे? और आपने उनका पर्सपेक्टिव क्या जानने की कोशिश करी कि स्टेट क्या कहता है कि मैं अगर ऐसा करूं तो मैं आपको उसका इसके लिए कोई काउंटर ऑप्शन क्या दे रहा हूँ? देखिए, इसमें जो मैकेनिज्म था, ये इरसा नाम का एक इदारा है जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को बिटवीन द प्रोविंसेस डील Look after रेगुलेट कर रहा होता है। उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू होता है, उनके पास टेक्निकल लोग भी हैं, उनके पास सारे जो वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को एनालिसिस कर रहे होते हैं। सो उनकी तरफ से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का लेटर तो इशू हो चुका था कि वाटर अवेलेबिलिटी है, बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट नहीं किया गया कि उसमें सिंध का डिसेंटिंग नोट था। द मोमेंट किसी एक सूबे का डिसेंटिंग नोट आ जाता है, डिसेंटिंग मीन्स कि दे अपोज्ड इट, तो ये डिसीजन फिर मामला चले जाता है सीसीआई में, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। वो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इदारा है वो सूबों और वफाक के बीच में जो भी मसाइल पैदा होते हैं ब्रिज का काम उनको अलग- डील करता है। ओके ओके उनको डील करता है। तो उसमें जो मेंबरान होते हैं वो सूबे के चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और उसमें डिसाइड करते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो सूबों को अफेक्ट कर रहा है और वफाक का ऐसा प्रोजेक्ट, तो उसमें सूबे की कंसेंसस के बगैर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो हमारे प्रोटेस्ट के बाद एटलीस्ट ये सक्सेस अभी रिसेंटली मिली है, ख़ास तौर पे जो लॉयर्स उसको लीड कर रहे थे, कि जब भी ये कैनाल्स का प्रोजेक्ट अब प्रपोज किया जाए, पहले तो हमारा तो ये कहना है कि कैनाल्स फिलहाल एट द गिवन रेट ऑफ वाटर बनने ही नहीं चाहिए। और अगर फ्यूचर में इस किस्म का प्रपोजल आता भी है तो सूबे के कॉन्फिडेंस के वोट के बगैर
सूबे का रिप्रेजेंटेटिव जो भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठेगा उसके बगैर आप नहीं बना सकते, बिकॉज इट्स अ कॉमन इशू और जो पूरे एक सूबे को अफेक्ट कर सकता है। एक वोट हमारे सूबे का अगर उसको इग्नोर किया गया तो इट मींस इट इज गोइंग टू अफेक्ट एज आई सेड के 1.3 मिलियन एकर्स ऑफ द लैंड। एंड सेकेंडली मैं कराची की बात करता चलूँ कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा टैंकर माफिया एंड ऑल दैट। जी बिल्कुल। तो मेरा ये कराची और अपने जो शहरी इलाके के जो रेजिडेंट्स हैं उनको कहना ये है कि अभी तो सिर्फ डिफेंस और कुछ इलाकों में टैंकर्स चल रहे हैं जिसकी वजह से जो मसले मसाइल एक्सीडेंट्स आप देख रहे हैं। अगर ये कैनाल्स बन गए जो कि जिसके अगेंस्ट में हम रोडों पे निकले हुए हैं तो पूरे कराची में जितनी बाइकें नहीं होंगी उतने आपको टैंकर्स नजर आएंगे। और उसके बाद अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि मैं शहरी इलाकों का मुझे ये पता है कि वो बड़े रिएक्शनरी लोग होते हैं। रिएक्शनरी मीन्स इशू उनके जब तक घर तक नहीं आएगा जी तब तक वो नहीं तो मैं नहीं निकलेंगे। करता। एटलीस्ट इन मामलों में लोग जो निकले हुए हैं वो देख रहे हैं कि इसका असर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। हम बड़े शॉर्ट टर्म लोग हो चुके हैं कि जब तक इशू हम तक फर्द वाहिद तक अफेक्ट ना करे तब तक हम नहीं निकलते। तो इसीलिए इट्स अ कंबाइन इशू, पूरे सिंध का इशू है ये और इस पे खड़ा होना चाहिए। हमें हर एक को आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ ठीक है, अगर कोई वाटर सोर्सेज ये लोग कोई न्यू बना लेते हैं, पानी ज़्यादा हो गया तो किसी सूबे को कोई इशू नहीं है। लेकिन सर इसमें ये भी तो देखें ना कि अगेन क्योंकि आज ही कैनाल का इशू है, कुछ कुछ साल पहले तक कालाबाग का इशू था। शायद तमाम उस पानी के जो हमारे पास रिजर्वायर्स थे वो थोड़े बेहतर थे, इससे थोड़ा कुछ ना कुछ तो ये तो मुझे ऐसा आपका ओपिनियन बहुत हद तक वैलिड है कि अगर इतना 1.3 मिलियन एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर huge लैंड land. इफेक्ट हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मगर क्या ये बात सच नहीं है कि इस मुल्क में हर चीज़ को मतलब एक पॉलिटिकल एंगल दे दिया जाता, सुबाइयत का दे दिया जाता, और हमें नहीं पता कि इसके पीछे इस वक्त इस वफाक शायद बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है अपने 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 पर्सपेक्टिव को पेश करने में। खैर ये मुद्दा चलता रहेगा और अपने एक मैं उस चीज़ की तरफ आऊँगा जो मेरा मेन कंसर्न, और आपने कहा कि वकला इसमें बहुत एक्टिव है। सर हमारे मुल्क में वकला की ख़ास तारीख है। वकला ने मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत कलीदी काम सर अंजाम दिया। शायद डिक्टेटरशिप कभी ख़त्म नहीं होती पाकिस्तान से अगर उस वक्त वकला ना निकलते उसका, लेकिन उसका जो आउटकम हुआ मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तानी उससे कोई ज़्यादा खुश होगा। लेट बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त सब वकला के साथ खड़े थे, मगर बाद में आई एम सॉरी टू से मैं उम्मीद करता हूँ मुझे कोई शोकस नोटिस पे जारी नहीं होगा, लेकिन वकला ने जो किया फिर पाकिस्तानियों के साथ, वकला की जो किरदार रहा है पाकिस्तानियों के लिए, क्या वो कोई ज़्यादा इनकलाबी तो नहीं रहा, मैं अगर कम से कम ये कहूँ। और उसमें मैं जुडिशरी को भी शामिल कर दूंगा कि कोई ज़्यादा ऐसे फैसले, अब मुझे नहीं पता कि मेरा डोमेन बनता है कि नहीं, लेकिन मुझे कोई एक ऐसा फैसला याद नहीं आता जिसका मैं कहूँ कि हाँ यार ये पाकिस्तान की तारीख बदल दी इस फैसले ने। और मैं बहुत सारे ऐसे इवेंट्स बता सकता हूँ जहाँ जहाँ वो जुडिशरी के फैसलों ने तारीख बर्बाद कर दी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पाकिस्तान हिस्ट्री में अगर हम जाएं एक उसको, बल्कि आज तो एआई का दौर है, बुक में आने की जरूरत नहीं, एआई पे लिखते हैं तो वो कुछ मेन इवेंट्स जो बताएगा उसमें ज़्यादा कहीं ना कहीं जुडिशरी का कोई ना कोई रोल है। और बहुत रिसेंटली इमरान खान साहब के साथ जो रात को 12 बजे अदालत खुली, आपको नहीं लगता कि बहैसियत वकला, क्योंकि आप कराची बार एसोसिएशन की आप ट्रेजरर रह चुके हैं, बहुत एक्टिव इंसान है, आपको नहीं लगता कि जो हमारे नए लॉयर्स आ रहे हैं उनको अपने बुजुर्गों की कुछ बहुत भारी गलतियों से सीखने की जरूरत है? अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगा। बिल्कुल इसमें ये है कि क्योंकि आपने बड़ा एक सेंसिटिव इशू छेड़ दिया है जो हमारे दिल के भी बहुत करीब है, जिसके लिए हम लड़ भी रहे हैं। हमारी कौम का एक ट्रेंड रहा है कि हमने इश्यूज को बड़ा ऑन द फेस ऑफ इट देखा है। ऑन द फेस ऑफ इट तो जो मीडिया दिखाता है कि जजेस जुडिशरी में मसले मसाइल पैदा हो गए आफ्टर मुशर्रफ और कुछ पॉलिटिशियंस के साथ जातियाँ हो गई, हमें ये देखना पड़ेगा कि इन सब के पीछे कौन था। अगर जजेस को धमकाया गया, जजेस से कुछ गलत फैसले करवाए गए, पार्लियामेंट को तोड़ा गया, बनाया गया, गवर्नमेंट को हटाया गया, तोड़ा गया, उस चीज़ को भी लेजिटिमाइज किया गया कुछ फैसलों के ज़रिए, रात के 12 बजे कुछ फलाना पार्लियामेंट बैठी, जजेस बैठे, तो ऑन द फेस ऑफ इट आपको दिख रहा होगा कि ये जजेस कर रहे हैं। जी
बट हम क्योंकि हम अब ये मगर सर मेरे कुछ जस्टिस शॉकर जैसे भी तो कुछ लोग थे जिन्होंने वक्त पे आवाज उठाई, बिल्कुल सीट आवाज़ पे बैठे उठाई, थे। फिर उनके साथ जो हुआ फिर वो भी देखना पड़ेगा हमें। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, इसमें आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ठीक है, जुडिशरी कभी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, कभी नहीं भी हुई, जैसे जैसे शौकत जैसे लोग। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वकला आज भी बबांग दोहल ये कहते हैं कि इन सब के पीछे बुलवानों का हाथ है। हम ओपनली कहते हैं, हम हर फोरम पे जो वकला, अब मेरे ख्याल से शायद वकला प्रेस भी अब जाके कहीं ना कहीं, सॉरी टू से, कॉम्प्रोमाइज़ हो ही चुकी है क्योंकि उनके साथ जो हुआ है। और ये नहीं कहता मैं कि हमने कोई कुर्बानियां नहीं दी। इस कैनाल इशू के पीछे भी आपको पता है, डीप पॉकेट्स जैसा कहते हैं जी कि किसके हैं। तो आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि मैं भी शायद एफआईआर में नॉमिनेटेड हो चुका हूँगा। तो हम दहशतगर्दी की एफआईआर में नॉमिनेटेड हो चुके हैं, हमारे जितने भी कैबिनेट के मेंबरान थे वकला, जस्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कैनाज। और हम क्योंकि ऑब्वियसली हम कहते हैं कि हमारा जेल, हमारे लिए कोर्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों को फेस करना वकला ने फेस किया है, चाहे वो आमिराना जो उनकी बर्बरियत थी उनको, और जब भी रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के खिलाफ कभी भी शिकंज लगाने की कोशिश की गई है। अब ये स्टाइल चेंज हो चुका है। आमिर अपनी जगह पे बैठा है, उसने जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो जुडिशरी हो, मगर सर जजेस कुछ चाहे ऐसे भी गुजरे जिन्होंने पीसीयू के तहत हल्फ लिया है डिक्टेटर से भी, बिल्कुल ऐसा लिया। तो हम नहीं, सारी जुडिशरी को तो बरुज़िम्मा नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, जुडिशरी मैं जब आई वुड मैं या आप लॉयर्स को मैं और लॉयर्स को भी judiciary नहीं, अलग ऐसे कर- लॉयर्स में मैं जुडिशरी में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अभी 26 अमेंडमेंट के बाद जो भी जजेस आए हैं, उन्होंने कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को एंटरटेन वो नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जब ज्यादतियाँ करती थी तो हम कहाँ जाते थे? हम कोर्टों में जाते थे। जी तो कोर्टों में अब हम जब जाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो 26 अमेंडमेंट के बाद एक भी केस एंटरटेन नहीं नहीं हो किया रहा, था। नहीं हो रहा। सो मीनिंग देयर बाय, अब मैं जो सर इस पे फिर तो मैं नहीं, जरूर इस पे इसमें मेरे सर सॉरी आपको काउंटर देना चाहूंगा सर। ये वही मुल्क है जिसमें अभी, क्योंकि आपने बात करी कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप चले जाएं, जहां पर जुडिशरी इतनी ज्यादा प्रोएक्टिव हो गई थी कि अगर अगर प्रेसिडेंट साहब ने अपना मौलिज भी चेंज कर लिया तो उस पर लोग सो मोटो हो जाता था। सोनी यहाँ पे रेकॉर्डिंग जैसे केसेस की मिसाल है जहां पाकिस्तान को 11 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान होते होते रह गया क्योंकि सिर्फ एक जज साहब बहुत ज्यादा मीडिया में आना पसंद करते थे। तो ये अच्छा, मुझे तो लगता है कि 26 अमेंडमेंट जो कम से कम एक गवर्नमेंट स्मूथ तो चल रही है, अच्छे हों बुरे हों चल तो रहे। पहले तो तीन तीन पावर्स थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब अलग हैं, सीजेपी साहब अलग हैं, और एक और है उनका नहीं ले सकते नाम। नहीं, बिल्कुल नाम लें आप, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊं, किसी भी रियासत के 3 स्टेट होते हैं जिससे वो चलती है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव वो जो उसको इन्फोर्स करती है लॉ को, जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करती है। हमारे मुल्क में 26 अमेंडमेंट से पहले ख़ास तौर पे ऐसा होता था कि जब भी पार्लियामेंट कोई कानून बनाती थी तो उसको जुडिशरी कहीं ना कहीं आइन के तनाजुर से चेक कर लेती थी कि ये जो कानून बनाया जा रहा है ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी को तो नहीं हिट कर रहा। अब 26 वरना उसको अमेंडमेंट, सर एडजस्ट कर लेती थी वरना जैसे पहले की मैं है। परहैप्स सर मैं आपको ये बता बुनियादी दूं अगर कि कोई कहीं ना इस कहीं मुल्क में अगर कोई महफूज रहे आमिर नहीं आया कभी। उसको उन्होंने वैलिडेट करके बिठा दिया, नजरिया जरूरत बना दिया। जरूरियत बना दिया। डैड आई वुड, देखें, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी थी 26 अमेंडमेंट से पहले और बाद में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। और मैं आपको बता दूं कि पीसीओ के तहत बिल्कुल लोगों ने हल्फ उठाया, तो उसको अब किसी भी ना उन जजेस के जजमेंट्स को अब रेफर किया जाता है। देखें, आवाम और टाइम और वक्त हर किसी को एक वो देता है। जब जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती है, हिस्ट्री में ऐसे ही लोगों का नाम अब जिंदा है जिन्होंने आमिरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिन्होंने, जो रिस्पेक्ट की निगाह से हम देखते हैं और जिनको आगे बता एज अ हीरोज बताते भी हैं। ऐसे किसी शख्स को, किसी जज को, किसी 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 आमिर को, किसी को भी हम ऑब्वियसली हम नहीं रिस्पेक्ट करते जो जिन्होंने अगर सर आने वाले 10 साल में
जो आप देखते हैं जो 26 अमेंडमेंट के बाद वाले ये जजेस होंगे, इनको भी इसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे तीसरे वाले? एक्चुअली उनको तो हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको इस बारे में क्या राय है? इसमें देखिए थोड़ा सा टेक्निकल बात समझने की क्योंकि इनके ज़रूरत है। पास तो कुछ ज़्यादा करने को है करने नहीं। को हाँ, है इसमें समझने की बात है ये है कि हमें आवाम को ये अवेयरनेस इस पॉडकास्ट के थ्रू ज़रूर जानी चाहिए कि आवाम अब जो मास्टरमाइंड थे इस चीज़ के, जो ये कहते अब जो जिन्होंने ये प्लान किया कि अब हम डायरेक्टली नहीं आएंगे, हम ऐसे कानून बना देंगे कि हम फैसला जाए नहीं। हमारा हर फैसला लेजिटिमाइज हो जाएगा, हर फैसला कानून के पैराहे के अंदर होगा और उसके थ्रू ही हम अपने सारे काम निकालेंगे। ठीक है, तो अब आवाम को थोड़ा सा अवेयर और थोड़ा सा लेकिन सर, उनको अवेयर होने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है माशरे में। इस पॉडकास्ट के थ्रू वकला काफ़ी तरह अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब जो हम ग्राउंड सपोर्ट देख रहे हैं, जैसे 26वीं अमेंडमेंट के खिलाफ वकला तंजीमें निकलने की कोशिश की, वो वैसे उनको ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिल सका क्योंकि जितना आवाम पहले मिला था। बिल्कुल आई एग्री। उसकी सर वजह है कि जब 2006, 7, 8 में जब ये वकला 8 में तो खैर मुशर्रफ जा चुके थे, लेकिन जब वकला तंजीमें और ये जो इनकलाब था अपने उरूज पे था और लोगों ने कोशिश करी कि अवाम भी बाहर लिए, पॉलिटिकल पार्टीज भी, उसके नतीजे में उन पॉलिटिकल पार्टीज और अवाम के साथ वकला ने जो किया, जुडिशरी ने जो किया, समोसा नहीं होने पे सो मोटो। आप नहीं बोल सकते। चलिए ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब को छोड़ दीजिए, अभी जो रिसेंट हमारे चीफ जस्टिस रहे, बहुत ही रिसेंट, अपना साकिब निसार साहब, वो जाके मिनिस्टर्स के घर पे छापे मार रहे हैं कि वो शहद है, ये क्या है। तो ये एक चीफ जस्टिस साहब को तो जेद नहीं देता कि वो इस तरह की हरकतें करते फिरे। आप देखें तो क्यों निकले हम आपके साथ? जुडिशल आउटरीच या कोई भी इदारा अगर अपनी अपनी पावर से ज़्यादा अगर काम कर रहा है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उस पूरा का पूरा वो इदारा खराब है। ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम इदारा उनको उनके साथ खड़ा तो होता है हर मुद्दे पे और हर नहीं, मौके मैं पे। आपको बताऊं कि देखें हमारी हम अगर तो ओवरऑल फिर एज उस आवाम को इदारे भी में क्या बुराई है हम जिसकी आप ओवरऑल बात एज कर रहे हैं? नहीं, उसमें बड़ी उसमें वजह ये है वो इदारा भी कि ये कर रहा है। that institution is not only badly governed internally, it is also penetrating into all the institutions, democratic institution of the country। और आप कोई इदारा बता दें, कोई एक इदारा बता दें जो खाली हो गया हो, या तो उनके रिटायर्ड अफसरान से या फिर उनके इन्फ्लुएंस से। मुझे आप एक पटवारी से लेकर पूरा टॉप ऑफ द जो एग्जीक्यूटिव का जो डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, और दूसरे डिफेंस के इंस्टीट्यूट्स हो गए, पानी क्या लेके आप जितने भी रोजमर्रा की जिंदगी के जो इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करते हैं, जो कि सिविलियंस सर गवर्नमेंट के सर इस अंदर पे आते हैं। उनकी तरफ से जब ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आई बिलोंग टू फैमिली ऑफ आई विल नॉट से जनरल, बट मैं जो मिलिट्री बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन सर उसमें उनका बुनियादी जवाब ही होता है कि भाई पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। जब आप एक सिक्योरिटी स्टेट होते हैं तो आप एक नॉर्मल स्टेट की तरह फंक्शन नहीं करते हैं। अभी रिसेंटली कहा गया कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनना चाहिए। तो वो आपको नहीं लगता कि हमारे कुछ जोग्राफिकल जो मामलात हैं वो ऐसे हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हमें सिर्फ मुहिब वतन पाकिस्तानी इदारों में चाहिए? देखिए, वो एक कोटेशन थी कि डर का बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस होता है। और कश्मीर इशू को भी शायद अभी मैं एक रील देख रहा था, फेसबुक में रील्स आ रही थी, तो एक इंडियन मूवी में लिखा हुआ था कि आगे जनरल साहब बैठे हुए थे मूवी में, पीछे उनका मेरे ख्याल से असिस्टेंट थे, मेजर थे या कौन थे, वो उनसे पूछते हैं कि दोनों कंट्रीज में पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये बैठ के आपस में सॉल्व क्यों नहीं कर लेते मसला। तो वो सामने से जवाब देते हैं जनरल साहब कि मसला वो सॉल्व किया जाता है जिसको सॉल्व करने से फ़ायदा हो। जी। यहाँ अनसॉल्व रहने पे फ़ायदा फायदा है दोनों तरफ को। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आवाम को बेचा गया है ये नैरेटिव कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं और हमेशा जंग के हालत जंग में रहते हैं। हालात जंग में रहते ये हैं, खतरा रहता है। पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो ये नाजुक दौर, मैं आपको एक बात बताऊं, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, इट्स अ फ्लैट्स, उन फ्लैट्स में कभी गार्ड्स नहीं थे। तो अचानक से आ, हमें पता लगा कि 2-3 फ्लैट्स में चोरियां होने लगी। तो हमने पता कराया कि भाई ये क्या हो गया। तो उसके बाद फिर पता लगा कि
मीटिंग अचानक बुला ली गई है कि हमें यूनियन बाहर अलग बाहर की एक गार्ड्स की कंपनी रखनी है जिसमें पूरे के पूरे कॉलोनी को सिक्योरिटी मिलेगी। तो कैमरास ठीक भी है, लगेंगे। कैमरास भी लगेंगे, कैमरास भी लग गए। अच्छा, कैमरास भी टेंडर वहीं से मिला था सही जो बात। गार्ड्स की कंपनी है, उन्होंने बोला यही कैमरा हम यूज़ करेंगे वरना हमें मसला है। अच्छा, वो भी आ गया, गार्ड्स भी आ गए। अच्छा, जब हम 1-2 साल गुजरने लगे तो वो गार्ड्स अच्छा फंक्शन कर रहे थे, फिर एक कोई नया इवेंट हो जाता है, उसमें फिर न्यू किस्म के वेपन्स बताए जाते हैं कि अगर अब वेपन्स गार्ड्स के लिए पुराने हो चुके हैं। अब अगर कोई हमला हुआ या कोई चोरी के लिए आया तो इस वेपन से अब नए महंगे वेपन्स और गार्ड्स की सैलरीज भी बढ़ जाएंगी। अच्छा, एक गार्ड इनफ नहीं है, अब चौकियों में भी गार्ड होने चाहिए, क्योंकि ऊपर से भी तीसरी चीज़ फिर उसमें, अब जब आप ह्यूमन रिसोर्स आप काफ़ी कर लो तो उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स फिर आपको चाहिए होती हैं कि ऐसा कर लें वैसे कर लें। कैमरा अब वो वाला हो जो आइडेंटिफाई कर सके, जो आपको गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पकड़ सकें। तो ये जो नैरेटिव है ना, अगर आप पीछे जाएंगे इस हर चीज़ के, तो इस अब ये तो मैंने कॉलोनी लेवल पे आपको बता दिया। नाउ टेक दिस एग्जांपल ऑन अ सिटी लेवल, प्रोविंशियल लेवल एंड कंट्री लेवल। सर अच्छा, एक चीज़ सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि आपने बात करी 26th अमेंडमेंट की कि उसके बाद वाले जजेस के पास वो पावर नहीं है, वो अख्तियार नहीं है जो शायद पहले था। मैं काउंटर क्वेश्चन मेरा बनता है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कुछ इदारों पे बात कर ली, मैं जानना ही चाहता हूँ कि ये 26th अमेंडमेंट से पहले भी तो कोई अदलिया ने कोई इतना कोई खास तीर नहीं मारा। तीर नहीं मारा। सही है, उससे पहले भी तो अदलिया जो है वो कुछ ज़्यादा कुछ अवाम पाकिस्तान के लिए नहीं कर पाई। शायद ज़ाती तशहीर का मौजू ज़्यादा था। मैं मानना चाहता हूँ अगर आप इससे डिसएग्री कर रहे हो और तमाम वकला बरादरी से, मगर क्या ऐसा नहीं था कि ज़ाती तशहीर पे ज़्यादा फोकस किया गया और अवाम पाकिस्तान के इशू पे कम फोकस किया गया अदलिया की जानिब से? अच्छा देखिए, 26वीं अमेंडमेंट से पहले जो सिचुएशन थी, जो हाई कोर्ट के जजेस को सेलेक्ट किया जाता था, वो किया जाता था थ्रू जुडिशल कमीशन, और जो काउंसिल थी वो जिसमें मेजॉरिटी मेंबर्स जुडिशरी से होते थे। जी। आफ्टर 26 अमेंडमेंट्स जो उसमें मेजॉरिटी हो गई है वो गवर्नमेंट के नुमाइंदगान की हो गई है। तो बेसिक जो इसमें ह्यू एंड क्राई लॉयर्स तंजीम और लॉयर्स बार एसोसिएशन और काउंसिल्स की तरफ से हुआ, वो हुआ अटैक ऑन द जुडिशल इंडिपेंडेंस। ओके। जो जुडिशल इंडिपेंडेंस का बेसिक क्रक्स ही ये था कि उसकी अपॉइंटमेंट जुडिशरी खुद करती थी। अब क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें अमल दखल शुरू हो चुका है, जो कि मेजर अब रूल हो चुका है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वेदर हाँ, थोड़ा सा जिस एलैबोरेट करें ना कि हाँ, क्या फ़र्क आ गया, क्या है? जिस कौन इदारे सी क्या की मतलब है? जो जजेस की अपॉइंटमेंट की मेजॉरिटी गवर्नमेंट नुमाइंदगान करेंगे, और एक आम शहरी जब अपना मसला लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली एक हमारा निज़ाम ऐसा है कि अगर किसी को किसी एमपीए से अपने जो पावरफुल इदारे हैं उनसे मसला होता था तो वो कोर्ट्स की तरफ जाते थे रिलीफ के लिए। तो अब ये देखा जाना चाहिए कि अब अगर उसको कोई मसला होगा तो वो कोर्ट की तरफ जब जाएगा, उस जज के पास जाएगा जिसकी अपॉइंटमेंट उन मेजॉरिटी लोगों ने की है कि जो कि गवर्नमेंट के मेजॉरिटी नुमाइंदगान हैं। अब इसमें ये फैसला हमें करना पड़ेगा कि क्या हमारे पास जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी लेजिट डेमोक्रेसी है कि नहीं है, वेदर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल पार्लियामेंट में आके बैठे हैं जो कि अब उस काउंसिल और उस कमीशन के मेंबर बन चुके हैं जो कि हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट कर रहे हैं। ये देखें, इट वी हैव टू गो ऑन द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे पास क्या डेमोक्रेसी जेन्युइन है। हाँ, अगर जेन्युइन है, क्योंकि अक्सर जो इसके 26 के एडवोकेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि वकला में भी डिवीजन है, कुछ कहते हैं सही हुआ 26 में, मैं अलबत्ता इस पे एग्री नहीं करता। वजह यह है कि हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं हुई है। हमारी डेमोक्रेसी में बहुत सारे फ्लॉज हैं, इलेक्शंस में फ्लॉज हैं। आपको नजर आएगा कि अभी तक इलेक्शंस को चैलेंज मगर किया जा रहा है। कंसिडरिंग कि हमारे मुल्क में आर्मी चीफ से लेके पीसीबी के चेयरमैन से लेके जब हर चीज़ प्राइम मिनिस्टर हाउस से होती है, तो अगर जुडिशरी को भी थोड़ा सा जो है वो काबू में रखने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये बेला वजह नहीं हो रहा। हमारी जुडिशरी की ख़ास हिस्ट्री है कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव
जुडिशल सिस्टम आ चुका था, क्या नाम है, इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद ऐसे ऐसे फैसले और ऐसे ऐसे काम किए गए जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, जो कि काफ़ी एम्बैरसिंग रिकॉर्ड की मैंने मिसाल दी। इंटरनेशनली कितनी बड़ी एम्बैरसमेंट है, भुट्टो साहब की फांसी, नज़रिया ज़रूरत, जस्टिफाइज ईसा साहब, और सबसे बड़ी बात ताज़ा तरीन डैम फंड्स। ठीक है, अगर मैं इसमें काउंटर ये कर सकता हूँ कि आप गिन के बता सकते हैं कि 3 4 5, शायद मेरे ख्याल से आप 10 से ज़्यादा नहीं बता सकेंगे। अब अगर हम आ जाते हैं पार्लिमानी और एग्जीक्यूटिव की तरफ से जो गलतियां कोताहियां जिसकी वजह से मुल्क आज इस नहज पे पहुंच चुका है, तो वो तो आप शायद Uncountable. हज़ारों सर- पॉडकास्ट कर लें तो वो ख़त्म नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना वाज वन ऑफ द मेन एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक इदारा तो एटलीस्ट ऐसा हो जो हर इदारों पे चेक एंड बैलेंस रख सके। अच्छा, उसकी वजह है, मैं अगेन कहूँगा कि उसकी वजह है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी थी, उसकी अपॉइंटमेंट्स अंदर से ही जुडिशरी के थ्रू ही होना ज़रूरी थी। सर ये उसकी वजह ये है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वी कहीं डोंट हैव अ प्रॉपर डेमोक्रेसी। हाँ, डेमोक्रेसी अगर 100-200 साल जैसे हमारा नेबरिंग कंट्री है उतनी मेच्योर हो चुकी तो होती। क्या हम सर जुडिशरी को उसकी 100-200 भी साल खुला कॉन्स्टिट्यूशन छोड़कर? रफली हमारी जितनी पुरानी है, बिल्कुल। ऐसा ही है, बट ऐसा ही? मैं आपको ये बताऊं कि वो हमसे जल्दी मेच्योर हो गए। बट ये हमें फिर और अगेन मैं वहाँ उस बात पे आऊंगा। जमहूरियत चलती रही ना वहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली, मैं यहाँ तो आप सवाल जमहूरियत को बार जवाब बार उन्होंने डिरेल किया खुद गया। दे दिया कि देखें जमहूरी इदारों को उसमें बगैर इंटरफेयर किए अगर उनको टाइम दे दिया जाए अपनी गलतियों को सही सुधारने करने का और इवॉल्व करने का, इदारे अपनी गलतियों से खुद सीखते हैं। इदारों की गलतियों की वजूहात की बुनियाद पे इदारे को ही टॉपल डाउन कर देना इज़ नॉट द सोल्यूशन। इस सोल्यूशन की वजह से हम हमारी ये डिस्टर्ब डेमोक्रेसी रही है। अगर ओवरऑल 60-70 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान निकालें तो उसमें हम देख सकते हैं कि 10 से 20 साल परहैप्स कोई डेमोक्रेसी रही है, वो भी आप देखेंगे पपेट चंक्स में रही है। आप देखेंगे उसमें भी कंट्रोल डेमोक्रेसी रही है। इसमें अवाम पाकिस्तान का फेलियर है या एक इदारे का फेलियर है? मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो वो ये है कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन हमारे अंदर फ्लॉ आ चुका है। आप क्लर्क से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक देखेंगे तो कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट के बगैर तो सर फिर ये कहा जा मामलात के सकता है बगैर चलता नहीं है। अच्छा एक तो चीज थोड़ी सी ये मैं पूछना चाहूंगा कि कोई भी हम किसी स्पेसिफिक इदारे की बात नहीं करेंगे, इन जनरल बात करेंगे। जैसे आपने एक पहले एग्जांपल दी कि अपनी एक सोसाइटी की जिसमें आपने बताया जहाँ पे गार्ड्स का guards इशू के था, फिर issue कैमरास था। हुए, बिल्कुल। सही है, तो दैट वाज अ वेरी लॉजिकल एग्जांपल और यू कैन प्लेस इट एनीवेयर। खासतौर पे पाकिस्तान की सिचुएशन में आप रखेंगे तो अ, कोई भी समझ जाएगा सही है आप किस इदारे की वो चौकीदार कौन है। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप आए होंगे ना, तो वो जुडिशरी steps- कहाँ थी? बिल्कुल, जब आप खला छोड़ देंगे तो कोई तो हाँ, उसको भरेगा। कोई तो भरेगा। जब पार्लियामेंट बार बार नाकाम हो, जब पार्लियामेंट में वोट बिकते हो, जब यहाँ पर जो है हॉर्स फीडिंग होती हो, जब यहाँ पर जो है वो लोगों के अपने ज़ाती मफाद, जब जुडिशरी अपने स्कैंडल्स को छुपाने के लिए सिर्फ मतलब हम चूंकि आपका ताल्लुक जुडिशरी से है, आप माशाल्लाह खुद सिविल जज रह चुके हैं, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपको भी मालूम है आपके इदारे में कितने फ्लॉज हैं। यहाँ तारीख लेने के लिए क्या सिस्टम्स होते हैं सबको पता है। एग्जैक्टली। तो जब आपके अपने इदारे में इतने फ्लॉज हैं और कोई और उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसमें आपका कसूर ही है उसका, क्योंकि इस मुल्क में तो कोई इदारा सही नहीं चल रहा। और देखिए, to be very मैं उस honest, इदारे की अगर बात कोई कर रहे हैं। अगर आप इन आप ऑन as a बुक्स इदारा या भी ऑन तो फेल हो फेस गए। देखेंगे ना तो शायद सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज वही इदारा है बिल्कुल, और इसीलिए सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उसका है। उसी का। देखिए, मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा। लेट मी, ये एक ऑफिस है, इसमें एक ऑफिस में गार्ड है ऐसे और ऑफिस के एक ओनर है। इसमें एक मिनट के लिए एज्यूम कर लीजिएगा कि ऑफिस का जो ओनर है ना, वो एम्प्लॉयज़ अपने वोट से डिसाइड करते हैं कि अब नया ओनर कौन होगा। सही है। मसला पाकिस्तान का ये है कि अभी इस ऑफिस में ये अगर डिसाइड ही ना हो सके कि ऑफिस का ओनर गार्ड है कि यहाँ का ओनर है, ठीक है, अच्छा तो अब ये कतई कभी नहीं होगा। देखें, कानून और लॉजिक के मुताबिक ये कभी नहीं होगा कि अगर ऑफिस का ओनर सही काम नहीं कर रहा तो गार्ड ऑफिस का आके ओनर की सीट पे बैठ जाए और बोले क्योंकि आप सही काम नहीं कर रहे तो अब मैं आके इस ऑफिस को चलाऊंगा। ठीक है, ऑफिस का ओनर अगर सही काम नहीं कर रहा तो ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में बैठेंगे, या तो उसको पहली बात तो ये आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे। आई हैव अ काउंटर ऑन दिस। हाँ, पहले ट्रेनिंग करेंगे,
अगर वो ट्रेनिंग से भी सही नहीं हुआ तो उसके बाद फिर दोबारा ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि अब हम में से इस ऑफिस का ओनर या कौन चलाने वाला होगा। ये कभी नहीं हो सकता। देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट इज कि हर किसी की अपना एक लीगली बाउंड ड्यूटी है, उस ड्यूटी से वो बाहर नहीं आ सकता। अगर ओनर है, ओनर ने जिन मामलात को देखना है उन मामलात को ही वो देखेगा। अगर वो सही नहीं देख रहा, इसका कतई वो मतलब नहीं है कि कोई दूसरा जिसको कोई और ड्यूटी असाइंड है वो आके उसकी लेकिन सर उसकी जगह पे बैठ जाएगा। लेकिन सर अगर वो जो गार्ड है वो खुद एक शेयर होल्डर है उस ऑफिस में, जरा ऐसे भी फिर मान लीजिए कि उसका अपना भी स्टेक मसला है, यही है। तो फिर वो क्या करे? अब क्या 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 इस मुल्क में कुछ और जितने एम्प्लॉयज हैं उनमें सब में सबसे सबसे ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइज शेयर ही है। उसका है, ऑर्गेनाइज्ड वो सही सबसे है। ज्यादा फिक्र उसको है, सबसे ज्यादा काम वो करता है। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन पहले तो शायद अगर हम बना भी लें तो भी मेरे ये वी आर पुटिंग इट यहाँ लॉजिक पे अगर बात नजरिए करें ना। ज़रूरत जो है, यहाँ पे नजरिए ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो मायने खेज हो जाता है कि जब दुनिया को सूले, यूनिवर्सल सूले, कि जब आप खाली जगह छोड़ोगे तो उसे कोई ना कोई कौन भरेगा। भरेगा? ये एक दुनिया का निज़ाम, कायनात का निज़ाम है, ऐसा होगा। जब आपकी इदारे, आपकी जुडिशरी की बात में और किसी इदारे की बात नहीं करूँगा, फोकस ऑन द जुडिशरी की क्या ऐसी एक फैसला बताएं, एक फैसला कि जहाँ पर पाकिस्तान को उन्होंने कुछ पॉजिटिव दे दिया हो, अवाम में पाकिस्तान को कुछ दे दिया हो, पाकिस्तान की रियासत को कुछ दे दिया। नुकसानात तो मैंने $11 बिलियन का सिर्फ रिकॉर्ड का बता दिया, अगर हम पैसे के हिसाब से देखें। जुडिशरी ने, वकला ने ऐसा क्या दे दिया है जो स्टैंड अवाम आउट करता पाकिस्तान को? और जिस इदारे की बात करूँ मैं, बेमिसाल उसकी बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ कि उसने कितना पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, गलतियां भी हुई हैं मगर कॉन्ट्रीब्यूशन तो है अपनी जगह। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताऊं, इदारा, ये जो मुल्क है वो मुल्क आइन से चलता है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन है जी। मोबाइल फ़ोन के साथ एक यूज़र गाइड आती है +1। ठीक है, वो यूज़र गाइड के मुताबिक ही चलेगा। ठीक है, और उसके मुताबिक उसको लॉक किया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा, उसको खोला जाएगा। अब अगर कोई एक शख्स आगे ये कहता है कि मैं अपनी तरफ से उसको चलाऊंगा, कभी कभार वो बहुत अच्छा भी चला देता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो ये आइन पाकिस्तान का है यही इस मुल्क को चलाएगा। जो आइन इन आम आवाम ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इस मुल्क को चलाने सर के आम लिए आवाम बनवाया। को तो इससे आइन से, आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत ज़्यादा इस हद तक मानता हूँ कि इन लॉजिकल जो चीज़ होना, आइन है, मुझे पता है हर मुल्क एक आइन से चलता है, बिल्कुल 100% वैलिड बात है। मगर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ये आइन चंद इंसानों का बनाया हुआ है, और आज वही, जब वो लोग आइन बना सकते हैं उस पर कोई एतराज़ नहीं है। और तोड़ने वाले भी वही हैं। आज वही लोग जिन्हें बनाया तो पार्लियामेंटेरियंस ने, अगर आज वो लोग जजेस को तैनात करें तो आपको उस पर एतराज़ है, मगर उन लोगों ने आइन बनाया तो वो ठीक है। बैठ रहे हैं। ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी अगर आपके लिए कोई काम वो करें जो कि आपका उससे आपका ताल्लुक है तो ठीक है, ठीक है यार, ये लोग आइन बना सकते हैं मगर ये लोग जजेस नहीं बना सकते। ये तो तजाद है। उसमें उसमें थोड़ा सा देखें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज की होना जरूरत जरूरी है। है। उसकी वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो जुडिशल इंडिपेंडेंस को उसकी रूह कहा गया है। ठीक है, और हमारा बेसिक आर्गुमेंट यही है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वुड बी एन इस्लामिक स्टेट। ठीक है, ये एक रूह है इस आइन की जिसको किसी अमेंडमेंट के साथ चेंज नहीं किया जा सकता। एक और बात, जो जुडिशल इंडिपेंडेंस की बात थी, वो भी इस डेमोक्रेसी का, इस मुल्क की रूह थी, जिसको इस 26 अमेंडमेंट से हिट किया गया जस्ट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा यही कहना है कि देखें, मगर सर कि और मैं जुडिशरी आपको ने बताते नहीं हिट चलूं, किया पाकिस्तान देखिए में। फंडामेंटल राइट्स हुए हैं, हम जो आज बात कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप नीचे से गाड़ी में जाके बैठते हैं, अपने घर जाते हैं, घर पे आपके मामलात हैं, उसके बाद आप जॉब कर रहे हैं, लोग जॉब कर रहे हैं, ये सब सेफ गार्डेड हैं आइन में। जी। खातून आके यहाँ पे काम कर रही हैं, खातून को अगर काम करने नहीं दिया जाता तो वो भी आइन से सेफ गार्डेड है। ये हर चीज, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपने मुझे फॉर एग्जांपल इनवाइट किया है, ये भी किसी ना किसी कानून के तहत मैं यहाँ पे बैठा हूँ। जी। अगर यहाँ पे कोई मेरे साथ ब्रीच होता है तो मैं कहीं ना कहीं उसको इन्वोक कर सकता हूँ, ये भी आइन के थ्रू है। बिल्कुल। आप मुझे यहाँ पे बुलाते हैं, हमें डरानी। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आइन और कानून के बगैर, फॉर एग्जांपल यहाँ का जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी किसी ना किसी कानून के तहत यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, सेफगार्ड भी है और ठीक है, काम भी कर रहे हैं। सेफगार्डेड भी है। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए भी कानून है, उसके लिए भी आइन है। ठीक है, तो मुल्क चल ही नहीं सकता किसी कानून, और ये दुनिया, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद जो है वो इस दुनिया का मैनुअल है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हमें ये जो कुरान दिया, इस दुनिया में
जीने के लिए दिया, वो मेरे हिसाब से इट्स अ मैनुअल फॉर टू लिव द लाइफ बिल्कुल। इन दिस वर्ल्ड। तो अगर हम उस मैनुअल के अलावा चलेंगे तो जो तकालीफ होंगी वो भी मेंशन कर दी मैं गई सर हैं। ये सवाल पूछना तो नहीं चाह रहा था, मगर शायद अब चूंकि ये जिक्र आ गया तो मैं पूछ लेता हूँ कि क्या हमारा आइन बेशुमार जगहों पे उसी कुरान के और शरिया के लॉ से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता? कई जगहों पे करता है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कई जगहों पे इस्लाम में किसकी सज़ा कुछ और आइन में कुछ और है। तो क्या मुझे तो ये पूरा मतलब आई एम श्योर मैं कोई इसी आइन की कोशिश नहीं तोड़ूंगा, मगर एक आज़ाद शहरी होने के हैसियत से शायद ये सवाल करने का हक मुझे हासिल होगा कि क्या ये आइन बतौर ज़ात ही मतलब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने कुछ अंग्रेज़ का उठा दिया, कुछ शरिया का डाल दिया और मिला जुला के हमने एक ऐसा आइन बना दिया जिसने कोट पर शलवार पहनी है। नहीं, मैं आपको ये बात बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप ये एक तरफ ये आइन कहता है कि इस्लामी तर्ज पे होगा, दूसरी तरफ यही आइन में बेल्स भी हैं, तारीख पे तारीख भी है, पता नहीं क्या क्या। इस्लाम में तो कोई तारीख पे तारीख नहीं है। तो इसमें जो जितने भी मुक्तबा फ़िक्र के जो जयत उलमा थे वो इसमें इन्वॉल्व थे वाइल मेकिंग इट। हर फ़िरके से जो एक्सेप्टेबल है वो हर उसमें इन्वॉल्व थे। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई लॉ या आइन की शिक इस्लाम की बेसिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ होती है तो फेडरल शरीयत कोर्ट नाम का एक इदारा है जिसमें एक आम शहरी भी जाके इसको चैलेंज कर सकता है उस लॉ को कि भाई ये इस्लाम की बुनियादी बुनियादी उसूलों रूल के ख़िलाफ़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे जो लॉज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रिबा का हो गया, सूद का निज़ाम हो गया, दूसरी शादी का हो गया, वो लॉ अभी उसमें पनिशमेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है कि क्योंकि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस्लाम में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप परमिशन लेंगे वो सब। सर ये सारे अभी एग्जिस्ट करता है ये लॉ कि अगर आप दूसरी शादी बगैर ये परमिशन अभी तो पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट सर ये तो करता है। सीधा कॉन्फ्लिक्ट है। अभी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है या सीधा कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस चीज़ को फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो निज़ाम भी दिया हुआ है कि आप अगर कोई लॉ को चैलेंज करना चाहें जो आप समझते हैं कि इस्लाम के रूह के ख़िलाफ़ है, इस्लाम की जो मैसेज लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये आइन मुकम्मल तौर पर इस्लामी नहीं, और तो किस पर उलमा का इजमा रहा होगा, लेकिन आज बहुत से उलमा इसके खिलाफ भी बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मौलाना तारिक मसूद साहब जो कि एक बहुत नामवर स्कॉलर है, और वो कई जगहों पे वो आइन में नहीं, वो लॉ पे कहते हैं लॉ कि ये तो कहीं ना कहीं हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का हाँ लॉ एग्जैक्टली डोंट लॉज देखिए, लॉज कंट्रीज में इवॉल्व होते रहते हैं, उसको चेंज किया जाता है, उसमें जुडिशल इंटरवेंशन होती है। पार्लियामेंट फॉर एग्जांपल ये समझती है कि आज कोई कानून एग्जिस्ट करता है और 10 साल बाद या 10 साल पहले कोई कानून एग्जिस्ट करता था, आज पार्लियामेंट समझती है कि नहीं, आज के हालात के मुताबिक वो लॉ रेलेवेंट अब नहीं रहा, तो उसको चेंज किया जाता है, कोर्ट्स में चैलेंज किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप देखिए, टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, बहुत सारे लॉज अब रिडंडेंट होते जा रहे हैं। लेकिन सर मेन मुद्दा देखें, अगेन हम सिर्फ ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं, सिर्फ मेन मसला इस्लाम नहीं है, आम पाकिस्तानी है। आप कुछ जज रह चुके हैं, न जाने कितनी प्रोसीडिंग्स आपने देखी होंगी, कितने फैसले किए होंगे। आपको नहीं लगता कि हमारा जो सिस्टम है वो एक आम पाकिस्तानी को रुला के रख देने के लिए काफ़ी है? उसको अनलेस के उसके पास कोई ठीक ठाक पैसे हो, इन्फ्लुएंस हो, वो तो जलील रुस्वा होकर रह जाए। सिर्फ कोर्ट में जो बायोमेट्रिक करने का सिस्टम है वो इतना पथेटिक है, आई एम सॉरी टू से यूज दिस वर्ड। अगर हम बजट्स की बात करते हैं तो हम इस पर क्यों नहीं बात करें? इतना बुरा है कि वहाँ ऐसा लगता है कि बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट कि एक बकायदा एक दड़वा है जहाँ लोग खड़े हुए हैं और बस अपना फिंगरप्रिंट लगाने के लिए, और फिर तारीख पे तारीख वाला तो मुद्दा एक बहुत अहम है ही है। तो इस पे आप अपने इदारे की भी तो बात करें। आप हम दूसरे इदारे को भी उठा रहे ये करे, मगर आम पाकिस्तानी जिससे उस इदारे का कोई ताल्लुक नहीं है उसके मसाइल भी तो हल नहीं करी कोर्ट। आई थिंक 18 लाख केसेस पेंडिंग में। आई एग्री टू इट, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि सोसाइटी एज अ होल चेंज होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि जुडिशरी एक ऐसा इदारा है जो अपने आप को बहुत हद तक रेगुलेट और रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैं अब खोसा साहब जो थे अभी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मॉडल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट लाया था कि हर डेट उनकी कोर्ट्स की तरफ से शेड्यूल दी जाती हैं कि विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स कोई भी क्रिमिनल केस डिसाइड कर दे कोर्ट। वो मॉडल कोर्ट्स का जो एग्जांपल थी, एक्सपेरिमेंट था, सक्सेसफुल रहा। अब बहुत सारी मॉडल कोर्ट्स अप्लाई हो रही हैं। अब मेरा ये मानना है कि अब कोर्ट्स भी चलती हैं किसी ना किसी कानून के तहत। वो कानून कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे होते हैं उनको कौन सेलेक्ट करता है?
अवाम है पाकिस्तान तमाम अवाम है पाकिस्तान। या तो फॉर्म 47 अल्टीमेटली इट गोज बैक टू अस एंड यू एंड हु वी वोट। अच्छा, तो अब आप आते फिर 47 फॉर्म 47 हाँ वाले हाँ, अब मसाइल पे क्या अब असल करेंगे? में घूम फिर के हम वहीं पे जाते हैं कि फिर वो जो वोटिंग निज़ाम है वो कौन अफेक्ट करता है, क्या करता है। तो देखें, मेरा ये मानना है जुडिशरी अगर सही हो गई और एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट अगर सही नहीं हुए तो निज़ाम चेंज नहीं होगा। नहीं। अगर जुडिशरी सही नहीं हुई, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान सही हो गए, एग्जीक्यूटिव और ये जो लेजिस्लेचर है वो सही हो गए, तो तब भी निज़ाम सही नहीं। हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिविजुअली या फिर आइसोलेशन में तब्दीली नहीं आएगी। आवाम को, सोसाइटी को एज अ होल ऊपर आती है या तो एज अ होल नीचे चली जाती है। मगर सर सोसाइटी अगर एज अ होल की बात करें तो सोसाइटी बहुत बड़ा एक मिरर होती है उस मुल्क में चलते हुए निज़ाम का। अगर आज यहाँ पर एक सही निज़ाम आ जाए, जब मैंने एक बुक में पढ़ा कि जब बाबर फतह कर रहा था हिंदुस्तान को, तो उसने देखा एक किसान है वो हल चला रहा है, जंग हो गई ख़त्म हो फिर भी हल चला रहा है पानीपत की दूसरी पहली लड़ाई में। तो उसने पूछा तुम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता? कि भाई को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो भी लूटता था तुम भी लूटोगे, ठीक है ना। तो उसका ये वाला अप्रोच, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तानी सोसाइटी का भी ये वाला अप्रोच है? और ये एक ही सूरत में सही हो सकता है, जब आपका इदारा जिसका आम और पाकिस्तानी से ताल्लुक है, जब आप लोग सही होंगे। क्या आपसे मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि क्या आप बहैसियत सिविल जज के, बहैसियत एक लॉयर के सेटिस्फाइड हैं अपने इदारे के उससे? आप दूसरा इदारे को तो बेहतर करने की कोशिश करें, आप अपने इदारे को के हवाले से क्यों नहीं कुछ कोशिश करते? आप देखिए, देखें तो मैं क्या परफॉर्मेंस है? इसमें मेरा कमेंट्स, क्योंकि हम वकील हैं और मैं एज अ जज भी सर्व कर चुका हूँ, तो मेरे सामने बहुत सारे इदारों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स अपीयर होते रहे। तो मैं एज अ वकील एक होने का फ़ायदा ये होता है कि हर मकतबा फ़िक्र के लोग आपके पास आते हैं एज अ क्लाइंट, और एज अ जज तो आपके पास बहुत सारे लिटिगेंट्स भी आते हैं जो अपने किसी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से भी आते हैं, बट आते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, ये रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है कि क्या हम हमारा विल है अब चेंज होने का। हम अगर ये समझते हैं कि हम अब स्टेज ए पे मौजूद हैं, पहले तो हम ये एक्नॉलेज करें कि हम स्टेज ए पे मौजूद हैं, तो फिर स्टेज बी पे जाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। मैं ना ही अपने इदारे से सेटिस्फाइड हूँ, ना मैं किसी और इदारे से सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। मैं ऐसा अगर कॉमन शहरी, मैं अपना आपको वकील भी नहीं है, पहले तो मैं एक शहरी हूँ, बिल्कुल फिर पाकिस्तानी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हूँ। तो एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई एम ऑब्वियसली नॉट इन अ पोजीशन कि मैं किसी भी इदारे को डिफेंड कर सकूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुल्कों में ऐसा डाउन पीरियड आया है और हर नेशन उठी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक नेशन इंसाफ का निज़ाम बहुत नहीं, जरूरी सबसे पहले एक नेशन बनना पड़ेगा। है। नेशन बन के हमें एक रिजॉल्व, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बाबर का नाम लिया, मैं आपको बताऊं कि उस वक्त तो अथॉरिटी एक शख्स के पास थी। जी ऐसे अलमिया जमहूरियत का ये है कि जमहूरियत अपना टाइम लेता है, और जमहूरियत टाइम तब लेगा सही होने में और सही करने में एक मुल्क को, जब वो अनइंटरप्टेड होगी। एग्जैक्टली। अब जब तक एक जमहूरियत को आप टाइम नहीं देंगे टू सेटल डाउन, उसके बाद अपने फ्लॉज को आइडेंटिफाई करें, उसको करेक्ट करें, इसमें सालों लग जाते हैं। अगर इसमें जमहूरियत रखनी, या तो फिर ये तय कर लेते हैं कि भाई पाकिस्तान का एक ही हल है, वो है डिक्टेटरशिप। मैं सर इस बात से कि मतलब वो असद निसार साहब को कोट करूंगा कि चाहे जमहूरियत हो या आमरीत मगर वो खालिस सही है। यहाँ पाकिस्तान में यदि अगर हम तारीख देखें, ज़रूरी नहीं है कि एक दवाई सबको सूट करे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम आवाम हमारी एज ए आवाम आवाम इस जो काबिल ही नहीं है नहीं, कि हम शायद इस डेमोक्रेसी। आवाम का भी मसला नहीं है ना। देखो आवाम, मैं कहता हूँ सबसे पॉपुलर जो गवर्नमेंट्स आई हैं ना पाकिस्तान में, वो रही डिक्टेटरशिप्स हैं। क्या यहाँ पे मिठाइयाँ नहीं बढ़ती? क्योंकि जो हमारे अवामी नुमाइंदे वो खुद कहीं ना कहीं डिक्टेटर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर डिक्टेटरशिप छुपी होती है। अगर हम बात करें ना सिर्फ इस चीज़ की कि जमहूरियत हो और जमहूरियत ही चलती रही, जमहूरियत लेके चले, तो जहाँ जमहूरियत को ज़रा सा भी मौका दिया जाता है, जमहूरियत उस जगह घुस जाती है, वो काम बनने लगते हैं कि जिससे मुल्क की सालमियत ही खतरे में पड़ जाती है। अभी के कनाल इशू ले लें आप मिसाल के तौर पे, ये जो बांग्लादेश में हुआ, वहाँ तुम यहाँ हम, सही है। ये जो सुबाइयत का कॉन्सेप्ट है, जहाँ जमहूरियत को दिया एनएसटी करा दिया। अब लोग कहेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपके घर में एक वालिद हो, एक सरबराह हो, उनकी बात में जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो कि बाबाए कौम में मिल जाते हैं, वो वफाकी तर्ज का निज़ाम चाहते थे, और फिर उस मुल्क में सुबाइयत पे मबनी एनएफसी अवार्ड्स लाए गए और लोगों में सूबों को पावर दिए गए। तो क्या हमें नहीं लगता कि हम हमारी सिमती अच्छी और सही थी और हमने उसको जमहूरियत नहीं गलत कर दिया, हमारी बुनियादियत के खिलाफ हम चलेगा?
दूसरा मेरा एक अहम सवाल ये कि अगर हम यही मान लेते हैं कि चलो भाई जमहूरियत का तकाजा ये है कि फिर ग्रास रूट लेवल तक जाए जमहूरियत, यूसी काउंसिल्स हो, एक्टिव हो, ये हो, वो फलाना ढिमकाना हो, तो क्या हमारा जमहूर इस लायक है कि यहाँ जमहूरियत लाई जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जमहूरियत की बेसिक चेक एंड बैलेंस ही यही था, जो उसका खूबसूरती है वो ये है कि अगर 5 साल जो किसी गवर्नमेंट को मिलते हैं, चाहे वो मुल्क की सालमियत तक पहुंच जाए वो गवर्नमेंट, चाहे वो इतना बैड गवर्नेंस करे कि मुल्क डूब जाए, तो 5 साल बाद वो फैसला फिर अवाम ने ही करना है कि अब दोबारा इनको चूज करना है कि नहीं। जमहूरियत का हुस्न ये है, अल्टीमेट डिसाइडर, ठीक है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, हाँ। ये जमहूरियत का हुस्न था ना। और अगर आप आइन को भी पढ़ेंगे तो आइन में भी स्टार्ट इसी तरीके से होता है कि हाकमियत अल्लाह ताला की है, और यहाँ पे इस मुल्क को चलाने के लिए जो अवाम पाक- डेलीगेटेड जी वो जो पावर दी गई है वो अवाम पाकिस्तान को दी गई है। तो अल्टीमेट डिसीजन अवाम नहीं करना है। अब मैं कहता हूं कि आपका बेसिक क्रिटिसिज्म अगर आ रहा है ना, तो वो अवाम की सिलेक्शन पे आ रहा है कि अवाम सही लीडर सेलेक्ट नहीं कर रहे, Exactly. जो मुल्क को डुबा देते हैं, इसलिए फिर मेरे ख्याल से दूसरे क्वार्टर से इंटरवेंशन आता है। तो देखें, यू हैव टू टेस्ट योर ओन मेडिसिन। ऐसा ही है। आपको देखें, हर मुल्क में ऐसा हुआ क्या? करप्ट हुकूमत इंडिया में नहीं आई, बिल्कुल। बड़े बड़े स्कैंडल्स आए, लेकिन उन्होंने किसी भी हद तक जाने के बावजूद भी वॉर्स लड़ ली, बड़े बड़े नुकसानात हो गए, लेकिन डेमोक्रेसी को किसी तरीके से भी अफेक्ट नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि पीपल लर्न, पीपल इवॉल्व। इंसानी, अगर आप डार्विन थ्योरी, और ठीक है बहुत से लोग नहीं मानते उसको, लेकिन इंसानी इर्तिका का जो बेसिक वो है पॉइंट है, वो है कि दे इवॉल्व, दे लर्न। तो हमें यहाँ पाकिस्तान में ना इवॉल्व करने दिया गया, ना किसी भी तरीके से, ठीक है। डेमोक्रेसी को चेक एंड बैलेंस रखा जाता, लोगों को फैसले की पावर्स दिए जाते, तो वो कतई बिल्कुल भी ऐसे लोगों को सिलेक्ट नहीं करते जो कि मुल्क के खिलाफ काम करें, जिन्होंने एजुकेशन पे काम नहीं किया, हेल्थ पे काम नहीं किया। ये सब चीज़ें इवॉल्व होंगी तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। हमारे पास आज के दौर में डेमोक्रेसी के अलावा फ़िलहाल कोई मॉडर्न निज़ाम नहीं है जिसमें हम इंटरनेशनल एक एरिना जो है, अब तो एरिना सिर्फ आप मुल्क का नहीं रहा, हम एक इंटरनेशनल सोसाइटी में रहते हैं जिसमें हम सरवाइव कर सकें, वरना आप एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये एक मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, जिसमें आपको दुकान तभी खोलने दी जाएगी जब आपके अंदर डेमोक्रेसी हो। शायद इसी वजह से आप डेमोक्रेसी चलाई जा रही है, लेकिन पीछे से रस्सी किसी और के पास। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली इस चीज से, कनेक्ट लिटिल बिट की मौला अली का कॉल है कि जैसी हुक्मरान होगी, मतलब जैसी आवाम होगी उसको वैसे ही हुक्मरान। एग्जैक्टली। तो हम इस कन्वर्सेशन को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अभी तक तो हमने बात करी उन चीज़ों पे जो फ्लॉज हैं या जो इम्पैक्ट जिन चीज़ों का पड़ा, जो लॉ मूवमेंट्स हैं या जुडिशरी का, इस वक्त हमने बेसिक हमारा आइडिया जो स्टार्ट पे हमारा था कि जुडिशरी का इम्पैक्ट डिस्ट्रक्शन का या बेहतरी थी जो इस करंट सिचुएशन इस कौम के लिए अब तक जो जुडिशल फैसले हुए, क्या आपको अभी तक चलें जो गलतियां हुई, मिस्टेक्स हो गई, मगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ, एक तो अब तक जो जुडिशरी ने किया उसका क्या हमें आउटकम मिला? आउटकम तो हमने ये सारे देख आउटकम में लिया, डिस्कस क्या करा। हम मिला? अब डिस्कस करना चाहेंगे कि वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन 10 years, in next 10 10 years, years? जुडिशरी सही, के मामला जुडिशरी के मामलात में आप कंसिडरिंग कि इसको आप एक यंग लॉयर्स को बहुत को एक तरीके से आप Exactly. रिप्रेजेंट करते हैं, आपको लग रहा है कि लोग उसका बेहतरी आ रही है? बहुत ज़्यादा ताल्लुक हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम से है, क्योंकि अभी देखें 2 या 3 साल रहते हैं नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस में, हमारी पार्लियामान जो है वो आ, कानून साजी का हक रखती है, वो आइन को भी अमेंड करने का हक रखती है, और आइन के ज़रिए से ही जुडिशल डेलीगेशन पावर उनके पास आई। तो मेरा ये मानना है कि अगर जब तक मैं इसका मेरा फर्म ओपिनियन ये है कि जब तक एक्चुअल डेमोक्रेसी, एक्चुअल इलेक्शंस, लोग पाकिस्तान की आवाम जिनको चाहते हैं पार्लियामान में लाना,
वो तब तक नहीं आएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द ओनली सॉल्यूशन ऑफ एनी कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान। कि उसके बाद मैं देखता हूँ कि हाँ, अगर फिर जुडिशरी को मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैच्योर होता हुआ देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाया जाएगा। वजह यह है कि जो जुडिशरी में अब जो रिफॉर्मेशंस हो रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी एआई पे काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी ग्राउंड लेवल पे जुडिशल इंटरवेंशंस हो रही ये हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, एआई पे काम हो रहा है जुडिशरी में। थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बहुत ठंडी हवा का झोंका है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए, क्योंकि यहाँ तो अभी पाकिस्तान के तक लिए मैं देखा लॉर्ड्स डायरीज लेके जा रहे हैं अपनी, और पूरे इतनी बड़ी फाइल है, ऐसे कैसे अच्छा, निज़ाम लेट मी चलेगा? फ्रेज लाइक दिस कि जिस एरा में हम करेंटली एंटर कर रहे हैं, एआई एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ब्लॉकचेन पे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बिल्कुल। डू यू सी कि लॉयर्स और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको किसी तरह अडॉप्ट ऑब्सोलेट कर करेगी सकती हमारी। है, या इस तरीके से अडॉप्ट करेगी कि इसके साथ समर्ज हो जाएगी, सिंक्रोनाइज हो जाएगी? देखिए, जो यंग जनरेशन है, जो यंग लॉयर्स हैं, वो तो उसको यूज भी कर रहे हैं, अडॉप्ट भी कर रहे हैं, और मगर निज़ाम क्या कर रहा है? निज़ाम में असल में प्रॉब्लम ये है कि निज़ाम, क्योंकि हमारा जुडिशरी का जो निज़ाम है वो ऑब्वियसली एक सिविल सर्विसेज जैसा ही है। आप एक एज पे जाके रिटायर होते हैं, तो जब भी उनकी तैनाती हुई है, जब उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तब ऐसा कोई निज़ाम नहीं था। अब जैसे जैसे यंग जनरेशन के जजेस, वकला आते जा रहे हैं निज़ाम के अंदर, तो वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। प्लस इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं एग्जिस्टिंग जजेस को भी, एग्जिस्टिंग वकला को भी, जो कि इवन ओल्ड एज के भी हो चुके हैं, कि भाई इस चीज़ को अब इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। वजह यह है कि हमें कहीं ना कहीं वी नीड टू मैच द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। वो तो खैर, मैं भी यूएस गया था, तो वहाँ पे तो लॉ फर्म्स को भी एआई के ज़रिए किस तरीके से ऑटोमेट किया जा रहा है। अच्छा, वजह यह है कि हमारी सोसाइटी भी, देयर इज़ अ जनरेशनल गैप। अगर आप घरों पे भी देखेंगे तो अब जाके मेरे ख्याल से हमारे पेरेंट्स स्मार्टफोन्स यूज़ अब उन्हें आया करना बिल्कुल सीखे ऐसे हैं, बट स्टिल देयर आर सम एप्लीकेशंस और इवन सोशल मीडिया एड्स जिसको वो पूरी तरीके से समझ नहीं सके। तो ये जनरेशनल गैप ओवरऑल हमारे घरों में भी है। ये जनरेशनल गैप किस तरीके से कम होगा, वो एक तो ऑटो, हर जो सोसाइटी है वो सेल्फ लर्निंग करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इतना ज़्यादा हो चुका है। अब आप देखेंगे हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, चाहे वो लिटरेट है या नहीं है, बिल्कुल ऐसे लेकिन इट्स अ टाइम बॉम्ब टू। मैं आपको बताऊं कि किसी इलिटरेट बंदे के हाथ में जब स्मार्टफोन होता है, एग्जैक्टली। तो खैर बहुत सारे इसमें और अभी अवामिल इंक्लूड हैं, recent बट में मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से नॉलेज इंटरवेंशन हो रही है, मैं लास्ट 5 इयर्स में जितना टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती हुई देखी है, वो उससे पहले जो मैंने अपनी लाइफ गुजारी थी वो बड़ी स्लो। बहुत स्लो। लेकिन जो चेंज हमने लास्ट 5 to 10 इयर्स में देखा है, इट वॉज वेरी फास्ट, और बहुत जल्दी तरीके से आवाम इसको एक्सेप्ट भी कर रही है। आवाम इंक्लूड, देखें, कोई मार्स से नहीं उतरे हुए जुडिशरी भी, हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, लॉयर्स भी और जजेस और जो जजेस भी। तो जिस तरीके से ओवरऑल सोसाइटी चेंज होती जा रही है, शायद क्योंकि थोड़ा पढ़ा लिखा एक तबका है तो उसको जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर, ये आई थिंक काफ़ी कंक्लूसिव हमारे जो पॉडकास्ट अब तक रहा। और डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस? हाँ, डेफिनेटली। मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, सही है, टेक्नोलॉजी जिस जिस तरीके से आ रही है, तो डोंट यू थिंक कि वी शुड ड्रॉ अ लाइन, सही है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन प्लस प्राइवेसी और फंडामेंटल प्राइवेसी, उसके बीच में एक लॉ ड्रॉ करनी चाहिए, और कोई ना कोई उसके हवाले से लॉ लाने चाहिए। हमने रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे ऐसी देखते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी फ़ोन होता है, चीज़ें भी होती हैं, बट आई और थिंक उनको तो दिस इज समथिंग मोर रिलेटेड टू लॉ मेकिंग, सही that's it. है ना? He is the right person to speak about it. यस यस। तो आप लोग मतलब, बट ऑब्वियसली जुडिशरी कैन नॉट इन्फोर्स द पार्लियामेंट, अब तो बिल्कुल भी कि ये लॉ बना दो, सही है, बट But फिर भी this is something which they can actually
हम I guess propose- प्रपोज कर इसको सकते हैं। propose propose किया जा कर सकते सकता है। हैं। देखिए उसमें अब प्लस साइबर सिविल क्राइम सिविल जज रहे हैं आपके पास कभी इस तरह का क्योंकि केस? ये आपने पता आजकल ये भी बीच में पबजी से कितना यार पबजी के अलावा यू सीइंग ऑल दोस लीक क्या वीडियोस कुछ एंड हो रहा है, एवरीथिंग, हाँ। वो क्या टेक्नोलॉजी का मिसयूज है ना, मिसयूज है बिल्कुल एआई टेक्नोलॉजी का। एआई हो। अच्छा एक तो ये कुछ- कि इस पे दो सवाल हमारे बनेंगे जो कि शायद आम आवाम के लिए बहुत काम है, क्योंकि मुझे एकदम है कि एक तो नंबर वन हम आपके एक्सपीरियंस से भी फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यू हैव बीन अ जज एंड यू हैव बीन अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, कि इसमें अगर अवाम पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ के लिए फॉर एग्जांपल किसी की एआई किसी ने बना दी, क्या लॉज है और वो क्या कर सकता है लेट्स से अपने आप को, अगर कोई इसके इस एआई ज़दगी का शिकार है। देखिए अगर किसी के साथ साइबर क्राइम विच बिल्कुल, इंक्लूड्स cyber crime, उसकी yeah. प्राइवेसी अफेक्ट हो गई है। अम, जैसे मैं एफआईए का जज था तो साइबर क्राइम का, तो डिफरेंट किस्म के केसेस मेरे पास आते थे। कुछ फीमेल्स के कभी जी। वीडियोस लीक हो जाना, पिक्चर्स लीक हो जाना, वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में जब होती थी, बिल्कुल। या इवन शादियों के बीच में जब उनका ब्रेकअप होता है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स किसी के साथ हो जाते हैं, तो इन सब के लिए एफआईए साइबर क्राइम नाम का इदारा है जो इसको एंटरटेन करता है। उसमें कंप्लेंट्स फाइल होती हैं, फिर इंक्वायरीज होती हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें रेड्स होते हैं। बट इन सब से पहले तो जनरल अवेयरनेस के लिए तो यही बात मेरी है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, फेसबुक के एल्गोरिथम्स भी आप देखें तो आपको सुना भी जा रहा है, देखा भी जा रहा है, कोई डिवाइस सेफ नहीं है। बिल्कुल ऐसी तो सबसे पहला प्रिकॉशनरी मेजर तो यही होना चाहिए कि कोई ऐसी तस्वीर आप अपने पास डाले भी ही ना ना रखें, जो कोई ऐसा डेटा भी अपने पास ना रखें जो कि मिसयूज हो सके। सेकेंडली किसी अनोनिमस कॉल्स को, मैसेजेस को रिस्पॉन्ड Entertain ना होते हैं, किया हाँ। जाए। तो ये सब प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। अलबत्ता लॉस बन गए हैं इनको इन्फोर्स कराने के लिए कि अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप एफआईए को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी भी सिक्योर की जाएगी। सर मैं एफआईए में जा चुका हूँ अगेंस्ट सम ऑफ माय एम्प्लॉइज सही, जो कि कुछ इशू हुआ था एंड आई वाज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद देयर कोड ऑफ कंडक्ट सही है, क्योंकि दे बेसिकली केम अप टू मी विद एन आंसर कि यार आप उनका लैपटॉप जमा कराओ, आप उनका ये करो वो करो। सो फॉर इंस्टेंस मतलब और एक और एक्सपीरियंस था उसमें बहुत इफेक्टिव थे, बहुत अच्छा रहा। सो फॉर इंस्टेंस इफ आई एम नॉट गेटिंग द राइट ट्रीटमेंट ऑफ माई केस, तो क्या कोर्ट कह रहे हैं, कोर्ट मतलब क्या हम कोर्ट्स में जा सकते हैं फॉर बिल्कुल उसमें कोर्ट में देखें, कोई भी अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो कोर्ट्स आर द बेस्ट रेमेडीज। उसके वो डिफरेंट रेमेडीज है, उसमें फिर हम एक क्योंकि वो लंबा हो जाएगा, बट डिफरेंट रेमेडीज अवेलेबल हैं। कंसर्न लॉयर को आप, अपने जो भी लॉयर हो उसको आप बता सकते हैं कि आपका ये जो ग्रीवेंस है वो एड्रेस नहीं की कर रही ये लॉ इन्फोर्समेंट, तो कोर्ट्स के जरिए, डिस्ट्रिक्ट जजेस के जरिए सर, बाई से सब फाइल हो सकते हैं। आई थिंक फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हो, क्योंकि यू हैव बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल माशाल्लाह से, यू आर जज ऑन एट अ वेरी यंग एज, यू हैव बीन अ ग्रेट लॉयर एंड माशाल्लाह से यू आर रनिंग योर वेरी सक्सेसफुल फर्म। सो कोई मैसेज, कोई पैगाम यूथ को जो देख रहे हो फॉर यंगर जनरेशन, for younger generation जो जिनका जो आइडियलाइज क्योंकि बहुत कम लोग होंगे पाकिस्तान में जो लॉयर बनना चाहते हो या जज बनना चाहते हो, सही अब है? तो बहुत कम होंगे, But पहले एक उनके दौर में लिए आई तो नो पीपल पैगाम, यूज्ड क्योंकि टू यही वो have इंस्टीट्यूशन passion। है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। देखिए मैं जो कि ख़ास तौर पे जो आम आवाम है उनको ही बताना चाहता हूँ कि आप अगर कोई लॉ प्रोफेशन को देखते हैं ना, लॉ प्रोफेशन इतना एक डाइवर्स प्रोफेशन है जिसमें अगर मेरे पास एक डॉक्टर आता है तो मुझे कोर्ट के सामने डॉक्टर बनना पड़ता है। अगर मेरा क्लाइंट अगर कोई आईटी ग्रेजुएट है तो उस आईटी ग्रेजुएट का जो भी ग्रीवेंस होता है वो मुझे एक आईटी एक्सपर्ट बन के कोर्ट को बताना पड़ता है। तो लॉ, एक लॉयर ओवरऑल माशरे की जो ग्रीवेंसेस हैं वो कोर्ट में जाके एड्रेस करवा रहा होता है। तो इट्स बेसिकली एंड सेकेंडली एक फ़र्द वाहिद का इस जोग्राफिकल रीजन जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, अगर एक फ़र्द वाहिद जो इस जोग्राफिकल रीजन में रह रहा है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू रह रहा है। इस फॉर एग्ज़ाम्पल इस ऑफिस में अगर हम बैठे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एम्प्लॉय यहाँ बैठा है तो एक कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कराया होगा कि आप इस प्रेमाइसिस में इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बैठे हुए और इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही आप बाहर जाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके कुछ राइट्स एक्रू हो रहे हैं और आपकी कुछ लायबिलिटीज भी एक्रू हो रही हैं, और आप, हमारी भी कोई ऑब्लिगेशन है आपकी तरफ, आपकी कोई ऑब्लिगेशन है मेरी तरफ। बिल्कुल। इसी तरीके से हम जब
एज अ कॉमन सिटीज़न पाकिस्तान के जोग्राफिकल रीजन के अंदर रह रहे हैं, तो हमारा और रियासत पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है जिसको आइन कहा जाता है। सही। उस आइन के तहत ही हम यहाँ पे रहते हैं, जिस आइन के अंदर हमारे कुछ राइट्स लिखे हुए हैं स्टेट के और हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस भी लिखे हुए हैं, जैसे टैक्स भरना, सो एंड सो लॉ को फॉलो करना, और स्टेट के वो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट्स को, बाकी राइट्स को सेफगार्ड करेगा। उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए एक ही प्रोफेशन है बिल्कुल। जिसको आप खटखटाते हो कि रियासत पाकिस्तान जो मेरा एग्रीमेंट उसके साथ है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। आम शहरी तो एक वकील के पास जाता है, वो कहता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, मुझे जॉब करने का राइट नहीं मिल रहा, जो भी एग्रीमेंट के क्लॉजेज हैं, वो वकील के पास जाता है, वकील उसका मुद्दा लेके कोर्ट में जाता है और उसको इन्फोर्स करा। इतना इम्पोर्टेंट ये एक प्रोफेशन है। ठीक है, प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, हर प्रोफेशन में है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इसको अगर सही तरीके से इसका मतलब समझा जाए तो मेरे हिसाब से लोग अगर इस सोच के साथ, यंग जनरेशन सोच के साथ इस प्रोफेशन में आती है तो माशरे को चेंज कर सकती है। और मेरे ख्याल से अगर आप जितने भी कंट्रीज़ देखें जो उनके लीडरान थे, उनके जिन्होंने आज़ादी हासिल करवाई, वो खुद सारे हमारे के सारे कायद। आप कायद आज़म को ले लें, आप गांधी को ले लें, आप अल्लामा इकबाल को ले लें, आप प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को ले लें जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, आप हर ले लें, दे वर लॉयर्स। ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि आप एक जब वकील बनते हैं तो आप बिल्कुल आप डिफरेंट तरीके से आपकी सोच हो जाती है। आप एक सोसाइटी को समझते हैं कि इसमें कोई भी गलती होगी तो शख्स मेरे पास आएगा और मैं उसको इन्फोर्स करवाऊंगा। सो एंड लास्टली मेरा ये कहना है कि लेट्स नॉट बी अनहोपफुल। होप इज द वेपन जिसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं, हम सुबह उठते हैं इस होप के साथ कि आज कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तो लेट्स होपफुल कि इंशाल्लाह आगे और फ्यूचर हमारा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त का, और Thank you. हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस का जिन्होंने ये पॉडकास्ट सुना। उम्मीद है कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। हमने कोशिश करी कि इसमें ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया जिससे आप, हम और हमारे साथ जुड़े हुए लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। आखिर में बस शायद इसको कंक्लूड करने के लिए मैं इतना ही कह सकूँगा और कहना चाहूँगा कि इस पूरी पॉडकास्ट का मकसद, जिसमें हमने कैनाल्स की बात करी या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी या अपने तकदीर की बात करी या पाकिस्तान के आने वाले वक्त के बारे में बात करी या करंट जो सिचुएशन है हमारी कोर्ट की बात करी, सबसे अहम बात ये कि हमें होपफुल रहना चाहिए। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान तरक्की के लिए बना है, पाकिस्तान खुशहाली के लिए बना, पाकिस्तान हमारी माँ है। आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत ख़राब है और मुमकिन है कि कुछ दिनों में हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़े, लेकिन बहैसियत कौम अगर हम यकजा रहेंगे तो हम तो दुश्मन को भी जवाब दे सकते हैं और ख़ुद भी तरक्की कर सकते हैं। अगर हम सूबाइयत, लसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे को तकफीर करेंगे तो हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो कौमें दूसरी कौमों से हमारे मुल्क में ताकतवर हैं, उनके हुकूक का, उनके बानी का, उनके तमाम राइट का ख्याल रखें, क्योंकि इसी राइट्स की बेसिस की बुनियाद पर हम अपना आधा मुल्क गवा चुके हैं। पाकिस्तान में अगर इत्तेहाद हुआ तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान सेहतमंद होगा, और अगर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के राइट्स को वायलेट करेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जुडिशरी को भी अपना किरदार अंजाम देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।